इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हर साल ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो फिर भी 25 लाख इंडियंस हर साल दूसरे देश में सेटल क्यों हो रहे हैं? The highest number of foreign nationals acquiring Canadian citizenship were Indians. Many Indians are giving up their citizenship, and the numbers are way higher than you might think. Over 1.6 lakh Indians gave up citizenship in 2021. Just opening their hands, they are giving more support. Okay, we are feeling more secure there, we are feeling more relaxed there. So basically, if we are facing misery, why should not we left the citizenship? That's why even if I will get the chance there, okay, and which I am thinking about, I will definitely leave the citizenship. एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और दूसरी तरफ लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए ही दूसरे देशों में जा रहे हैं। क्या सच में इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? कि सच में यहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम है कि कोई और फैक्टर गवर्न कर रहे हैं? इन सब पे तो हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले बस एक बार ये सोच लो कि आपने लाइफ में कितनी बार और कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। इस बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, ब्रेन ड्रेन, टैक्स बर्डन और बहुत सारी ऐसी चीजें, और एक्चुअली जानेंगे क्यों लोग इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जैसा मैंने बताया, पर यहाँ का एवरेज इंडियन गरीब है। सुनने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, पर यही एक हार्ड रियलिटी है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। रिच लोग और रिच होते जा रहे हैं और पुअर लोग और पुअर होते जा रहे हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की टोटल वेल्थ का 40% टॉप 1% रिचेस्ट लोगों के पास है। बाकी का बचा हुआ 99% में डिवाइडेड है। और अगर हम टॉप 10% रिचेस्ट लोगों को हटा भी दे तो 90% लोग जो हैं उन लोगों के पास 25 से 30% वेल्थ है। इसका मतलब जो पहले 10% है उनके पास कितना हुआ? 75% वेल्थ। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो 90% लोग हैं उनमें से सब जॉब नहीं करते हैं। उसमें से 40 से 50% लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ 10% लोग जॉब करते हैं, वो भी किसी की सैलरी 10,000 है तो किसी की सैलरी 1 लाख। 5 से 10% लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। बाकी के लोग या तो उनकी एज नहीं है जॉब की, या तो वो जॉब नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर संभाल रहे हैं। मतलब अगर इंडिया एक 100 रुपए का नोट होता तो 40% 1% रिचेस्ट लोगों के पास होता, 9% लोगों के पास 35 रुपया होता और बचे हुए 90% लोगों के पास सिर्फ 25 रुपए होते। तो टॉप 10% ऑफ इंडियन रिचेस्ट पीपल में अगर आपको आना है तो आपको क्या करना होगा? आपकी सैलरी होनी चाहिए 80,000 से 1 लाख रुपए। और मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 80,000 से 1 लाख रुपए हो भी जाए तो क्या आपको वो अमीरों वाली फीलिंग और क्या वो आपको अमीरों वाली लाइफस्टाइल मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि Tax 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%. जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और टैक्स भरने वाले सिर्फ 6.5 करोड़, मतलब 2 से 3% की पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ये है कि 2 से 3% पॉपुलेशन टैक्स भर रही है और बाकी के सारे लोग इनडायरेक्टली एंजॉय कर रहे हैं, राइट? अब जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं पर सारा बर्डन आ जाता है, चाहे वो 30% टैक्स स्लैब हो या 18% जीएसटी हो। हर किसी का टैक्स बर्डन उन्हीं के ऊपर आ जाता है। कुछ टैक्स के बारे में तो उनको जानकारी भी नहीं है, पर वो बर्डन उन्हीं को झेलना पड़ता है। सो जिस कंट्री में 2% लोग सिर्फ टैक्स भर रहे हैं, वहाँ का एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव होगी? इसी वजह से लोग बेटर टैक्स स्ट्रक्चर वाले देशों को ढूंढ रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएई में 0 टैक्सेशन है। हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ टैक्सेस हैं, पर वहाँ पर उस हिसाब का लाइफस्टाइल भी है। पर इंडिया में ना 0 टैक्स है ना लाइफस्टाइल है। आज से 10 साल पहले 5,000 रुपए में राशन आ जाता था घर का, आज 15,000 भी कम पड़ते हैं राशन के लिए। इसका क्या रीजन हो सकता है? इन्फ्लेशन। तो 2023 जून के महीने से इस जून 2024 की बात करें तो 65% तक किचन में महंगाई की जो दर है वो बढ़ती चली गई। Food inflation in India was 7.9% in May, but last month in June, it rose to 9.4%, and that's a significant rise. एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस हाइक हो चुका है। 2024 के हिसाब से दूध
65 रुपए लीटर, टमाटर 80 से 120 रुपए केजी, प्याज 50 रुपए केजी और पेट्रोल और डीजल 90 से 100 रुपए पर लीटर पहुंच चुका है। अगर आप दिल्ली में किसी भी जगह पे रेंट पे रहने की कोशिश करेंगे तो वहां का रेंट लगभग 15,000 से 20,000 और 1 BHK हो चुका है। तो अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो 40 से 50,000 का मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा हो चुका है पर मंथ का। इसमें अगर 1 लाख की सैलरी भी हो तो भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपना घर भी चलाए और कुछ सेविंग भी कर ले। अब अगर किसी को सेविंग्स भी करनी है और बेटर लाइफस्टाइल भी चाहिए तो वो डेफिनेटली किसी और देश में जाने का विकल्प सोचेगा। चलिए आइए एक दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, इंडिया का फैंटास्टिक एजुकेशन सिस्टम। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को ऑनेस्टली देखा जाए तो वो एक डिग्री प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बन चुका है। स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा मारना और मार्क्स लाने के लिए फोकस किया जाता है, उनका रियल लाइफ स्किल्स पे कोई भी फोकस नहीं होता है। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, 100 में से 96 नंबर ले आते हैं, अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से 96 नंबर। जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। क्या करना है ऐसी शिक्षा से? काम की क्या है ये? हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं पर उनमें से बहुत ही कम परसेंटेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जॉब मिलती है। तो क्या ये एक सिस्टम का फ्लॉ है या कुछ और? Over 6,000 youth showed up for over a few hundred posts. They were looking for jobs at the local level. It says a large number of Indian youth are out of work. More people have entered the workforce, but jobs have not been created at the same pace. आज की डेट में 12th क्लास का स्टूडेंट लगभग 20 से 25 एग्जाम्स देता है एक साल में। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से पूछा था, बस एक बार ये सोच लो कि आपने लाइफ में कितनी बार और कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स कभी भी नॉलेज एक्वायर करने में इंटरेस्टेड नहीं रह गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और रैंक्स में इंटरेस्टेड हो गए हैं। IIT JEE में हर साल 12 से 14 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से सिर्फ 2% लोगों का IIT और NIT में होता है। नीट के लिए 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को वहां पे सीट मिली। इंडिया में स्कूल ड्रॉप आउट भी काफी हाई है। 9th और 12th के बीच में 20% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 2 रीजन की वजह से, पहला या तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता और दूसरा उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। ये रैट रेस इतना इंटेंस हो चुका है कि स्टूडेंट्स अपनी मेंटल स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी दोनों खो रहे हैं। हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे ने बच्चों को खत्म कर दिया। कभी कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है, अखबारों में खबर पढ़ता हूँ 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? फेल हो गए। बच्चे थोड़ी फेल हुए हैं, परीक्षा की पद्धति फेल हुई है हमारी, बच्चे फेल नहीं हुए। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं देखे जाते, उनकी रियल लाइफ स्किल्स और उनकी कैपेबिलिटीज को ज्यादा देखा जाता है। वहीं इंडिया में अगर आपके बोर्ड्स में 99% भी आ गए तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। ये रीजंस काफी हैं ये कहने के लिए कि इंडियन स्टूडेंट्स आज की डेट में फॉरेन में एजुकेशन लेना चाहते हैं। 2024 में 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए, एंड वो गए भी कहाँ? कनाडा, US एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो कि है ब्रेन ड्रेन, लिमिटेड सीट्स और अनफेयर कंपटीशन। इंडिया में टैलेंट तो है पर इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स IITs, IIMs में अप्लाई तो करते हैं पर सिर्फ 1 से 2% स्टूडेंट्स का उसमें हो पाता है। उसी तरीके से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि जो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी होगा उसको भी शायद एडमिशन ना मिले जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। ST, SC, OBC कैटेगरी का रिजर्वेशन सब खत्म करने के बाद जनरल कैटेगरी को सिर्फ 50% सीट्स मिलती हैं। इन सब चीजों की वजह से हो रहा है बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन, जो यहाँ के स्टूडेंट्स दूसरे देशों में जाके सेटल हो रहे हैं। एक बार वो वहाँ पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद वहीं अपना घर बसा लेते हैं और फिर वापस नहीं आ पाते। तो क्या करना चाहिए? इंडिया में रहना चाहिए कि यहाँ से निकल जाना चाहिए? देखो, इंडिया एक पोटेंशियली रिच कंट्री है पर यहाँ की पॉलिसीज बहुत ज्यादा वीक हैं। लोग बस यहाँ से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पैसा कम मिल रहा है, पर एक्चुअल रीजन
ये भी है कि लोगों को यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही है। अगर टैक्स स्ट्रक्चर बेटर हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो जाए और मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों को, तब जाके शायद कुछ और बेहतर हो सकता है जिससे लोग बाहर ना जाएं। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक दोस्तों लोग भारत छोड़ो आंदोलन 2.0 कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर तुम्हें ऑप्शन मिले तो क्या तुम इंडिया छोड़ के चले जाओगे या यहीं रहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। That was all for today. Thank you. Have a great day. This was Arthat by Jay. Please subscribe. Thank you.